हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएमजी क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। सो दोस्तों, आज आप लोग के लिए लेकर आएंगे सेम टू सेम एग्जाम पैटर्न की तरह था इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 के लिए दोस्तों। सब्जेक्ट बायोलॉजी का, किसका? सब्जेक्ट बायोलॉजी का, अर्थात जीव विज्ञान का लेकर आगे सेम टू सेम एग्जाम पैटर्न की तरह दोस्तों। एग्जाम में देखिए कितना सब्जेक्ट कोड 119 है दोस्तों। तो बस तो वही वाला पैटर्न है क्या? 70 को ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें 35 मारना है, 20 को क्या रहेगा तो 2 नंबरीवा रहेगा जिसमें से 10 को मारना है, और 6 को रहेगा 5 नंबरीवा जिसमें से 3 को बनाना है। टोटल 96 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से 70 मार्क्स लाना है, और 30 मार्क्स तो प्रैक्टिकल है, आप लोग का पता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा दोस्तों, और जो भी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिया दोस्तों, समझे? एंड शेयर करना आप लोग नहीं भूलिएगा। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले ये सब तो इंट्रोडक्शन आप लोग पढ़ ही लेंगे जब पैटर्न मिलेगा तो, समझे? आगे बढ़ने से पहले एक शायरी डेडिकेट करना चाहते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही पसंदीदा एंड लाइक करेंगे बहुत ज़्यादा, समझे? क्या है कि सर लपेट अपने बदन पर बबूल की ए राखें, शिकस्त का बदला एक गुलाब क्या देगा। सर लपेट अपने बदन पर बबूल की ए राखें, शिकस्त का बदला एक गुलाब क्या देगा। और ये महफिलें जीएमजी क्लासेस की है, जो ये फकीर देगा वो बड़ा नवाब क्या देगा। मतलब दोस्तों कहने का अर्थ ये है कि आप लोग छोटा चैनल देख कर नहीं घबराइए कि यार छोटा है क्या कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो बता दूंगे ये छोटा सा चैनल मतलब कि एक फकीर देगा वो बड़ा नवाब क्या देगा, मतलब बड़ा चैनल क्या दे पाएगा। इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा एंड शेयर जरूर करेगा दोस्तों के पास, ताकि वो भी 2024 का एग्जाम में सब्जेक्ट बायोलॉजी में काफ़ी अच्छे अंक ले आ सके। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन जो इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। तो आप लोग को जो सुविधा लगे, जो हिंदी लगे या इंग्लिश लगे, तो जो भी सुविधा लगे तो आप लोग देखेंगे। देखिए आपको हिंदी में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस पौधों के पत्तियों से आपस्थानिक कलिकाएं विकसित होता है। क्या आपस्थानिक कलिकाएं विकसित होती है किससे? अदरक से, केला से, या डहलिया से, या बरायोफिलम से। इंग्लिश में सेम टू सेम वही वाला है कि इन बीच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स एडवेंटस व्हाट्स डेवलप फ्रॉम लीव्स। गिंगर दिया गया है, बनाना दिया गया है, डहलिया दिया गया है, या ब्रायोफाइलम दिया है। तो करेक्ट आंसर इसका जो हो रहा है दोस्तों वो हो गया ब्रायोफाइलम। इस तरह से हिंदी में हो गया, इंग्लिश में भी वही वाला। तो आप लोग को जो हिंदी में लगेगा वो हिंदी में मारेंगे, जो इंग्लिश में लगेगा वो इंग्लिश में मारेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आप ऑप्शन नहीं देंगे बल्कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर ठोक डालेंगे, क्योंकि अब लास्ट तैयारी चल रहा है, अंतिम युद्ध चल रहा है। तो अंतिम युद्ध में धार को बताना नहीं है बल्कि डायरेक्ट वार करना है, समझे ना? आगे देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किन जीवों में अर्धसूत्री विभाजन युग्मक के निर्माण में नहीं होता। क्या युग्मक के निर्माण में नहीं पाया जाता दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? अगुणित जीव में। किसमें? अगुणित जीव में है जो क्या बोल रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन युग्मक के निर्माण में नहीं होता है। देखिए यहाँ नहीं है दोस्तों, इसको विशेष रूप से आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझे? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उसी तरह से इंग्लिश में भी जिनका समझ में आएगा वो इंग्लिश में अपना मारेंगे। बाकी चलते हैं दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए जो बहुत ही लाजवाब है। चलिए हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही तुरी आना चाहिए स्क्रीन पे। क्या है तीसरा में दोस्तों कि निम्न में से कौन असत्य कथन है, मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कथन दिया गया है जो बिल्कुल गलत है दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया कि हाइड्रा में क्या मुकुलन होता है, ये बिल्कुल गलत दिया गया था, समझे? हाइड्रा में मुकुलन नहीं होता है। बाकी ये सब सही है कि निषेचन के पश्चात बीजांड बीज में विकसित होता है, ये सही है। सरीसृप एवं पक्षी अंडज उभय पैरस होता है, ये भी सही है। केंचुआ उभयस्थानी लिंगाश्रय, ये भी सही है। लेकिन ये जो था ना दोस्तों वो क्या था? ये बिल्कुल गलत था, लेकिन हम लोग का गलत ही पूछ रहा था। आगे चलते हैं दोस्तों, आपका चौथा क्वेश्चन पे जो इस प्रकार से दिया गया है बहुत ही लाजवाब है। क्या बोल रहा है? काली मिर्च के बीज में अवशिष्ट उपस्थित बीजांड काय को क्या कहते हैं? काली मिर्च आप लोग देखे हैं, देखे होंगे लेकिन पता नहीं है, समझे? तो काली मिर्च किसको बोला था दोस्तों? तो बोला था गोलकी को। गोलकी जीरा आप लोग देखेंगे ना, गोलकी, उसी को बोला था काली मिर्च दोस्तों, समझे ना? तो वही बोल रहा कि उपस्थित बीजांड काय को उसमें क्या बोला जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर होगा क्या? परिभ्रूण पोष। क्या बोला था दोस्तों? चलिए फिर से हम मार देते हैं, परिभ्रूण पोष बोला था। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया। सेम टू सेम इसी तरह से एग्जाम हॉल में छपने वाला है दोस्तों। हम देखिए हम उसी टाइप पर लेकर आ गए आप लोग के लिए, ताकि गड़वाइए नहीं, डायरेक्ट जाइए और रंग कर छाप कर आ जाइए। आगे बढ़ कर निषेचन के पश्चात अंडाशय की दीवार किस में विकसित होता है? क्या निषेचन के पश्चात मतलब बाद अंडाशय की दीवार किस में विकसित होता है दोस्तों? तो 5 का राइट आंसर हो गया फल भीतर में। किससे किस में विकसित होता था? तो फल में विकसित होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। यहाँ मान लीजिए क्या पेरिकार्प में विकसित होता है। आगे दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन। छठा में क्या, और कोई भी इसमें दिक्कत होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करेंगे सर, इंग्लिश में भी बताइए, हिंदी में बताइए, कुछ में भी। ऐसे तो फिलहाल मैं हिंदी में बताते चले जा रहे हैं, क्योंकि भाई हम लोग सभी बिहार बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से तो नहीं है। आगे दोस्तों क्या बोल रहा है कि यदि बीज का निर्माण बिना निषेचन के होता है
तो इसे क्या कहते हैं, बीज का निर्माण बिना निषेचन होता है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो 6 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात क्या? असंग जनन। क्या? असंग जनन बुलाता है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। इसमें भी देख लीजिएगा आप लोग, इंग्लिश में भी देख लीजिएगा। आगे चलिए दोस्तों, आपका चलते हैं 7वां क्वेश्चन पे। 7वां बोल रहा है कि परागकण जीवाश्म के रूप में अच्छे से संरक्षित रहते हैं, क्यों? क्या बोल रहा है कि परागकण जीवाश्म के रूप में अच्छे से संरक्षित रहते हैं, क्योंकि दोस्तों राइट आंसर हो गया क्योंकि भित्ति में क्या बोल रहा है कि स्पोरोपोलेनिन का बाह्य चोल होता है। क्या? भित्ति में स्पोरोपोलेनिन का बाह्य चोल उपस्थित रहता है, जिसके वजह से परागकण जीवाश्म के रूप में अच्छे से संरक्षित रहते हैं। समझे? ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों? बी हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन पे 8वां क्वेश्चन पे। अब आप लोग का लग रहा है कि ऐसा सर डायरेक्ट एग्जाम में छपेगा, तो ऐसा क्वेश्चन आपको पास आया कहाँ से? तो बता दूं दोस्तों कि बिहार बोर्ड का जो मेरा फैमिली में एक है जो बिहार बोर्ड का कर्मचारी है, वहीं से ये वाला क्वेश्चन पहुंचा है। वायरल क्वेश्चन बता दूं दोस्तों कि वायरल क्वेश्चन सबसे पहले लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम का नाम गुरु मस्ती GNMT है। या टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। सबसे पहले वायरल पेपर हम देते हैं दोस्तों हर साल, समझे? हर साल। तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि उसमें हमारा फैमिली है जो कर्मचारी हैं BSc बिहार बोर्ड पटना में, समझे? इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन आता है, तो 12 क्वेश्चन लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो, ताकि लाभ 2024 में उठा सके। 8वां क्वेश्चन बोल रहा था दोस्तों क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अगुणित नहीं है? क्या? कौन सा कोशिका अगुणित नहीं है, सो पूछ रहा है। तो 8 का राइट आंसर होगा दोस्तों शुक्र। क्या? शुक्राणु जनन कोशिका। क्या? शुक्राणु जनन कोशिका जो अगुणित नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो गया दोस्तों। एकदम याद कर लीजिए आप, ये मतलब कंठस्थ कर लीजिए। एग्जाम में हेलने से पहले कहीं ना, बायोलॉजी 1 फरवरी के ना, हाँ, तो 1 फरवरी में घुसने से पहले इसको कंठस्थ से कर लीजिए। बता दूं दोस्तों कि मैं इसमें 4 से 5 सेट, कितना? 4 से 5 सेट बताऊंगा। जो एक सेट है ना, वो डायरेक्ट एग्जाम हॉल में छपेगा। क्या? 4 से 5 सेट बताऊंगा। जो एक सेट है तो डायरेक्ट एग्जाम हॉल में छपेगा, इसलिए 4 से 5 सेट जो बायोलॉजी बताऊंगा वो प्रतिदिन जरूर देख लीजिएगा अंत तक। और दोस्तों के पास अगर शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा। आगे देखिए 9वां क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग, क्या? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का स्त्रमण करता है दोस्तों? तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात क्या? क्या? अधस्त चेतक है जो क्या हार्मोन का स्त्रवण करता है। कौन है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजन है, समझे? ऑप्शन डी हो गया। चलिए आगे चलते हैं। एंड याद करेंगे, देखिए एक बार में तो हमें पता कि याद नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, 2-3 बार, लेकिन इसको एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा। चाहे कोई वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए या स्क्रीनशॉट के या किसी भी माध्यम से आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा। आगे बोल रहा दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस क्रिया के पश्चात अंडोत्सर्ग होता है? क्या? कौन सा प्रक्रिया के पश्चात अंडोत्सर्ग होता है दोस्तों? तो 10 का राइट आंसर हो गया क्या? LL। क्या बोल रहा है? LHS। क्या बोल रहा है? LH सर्च, क्या लिखा? सर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या बोल रहा है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के पश्चात क्या बोल रहा है? अंडोत्सर्ग उत्पन्न होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए तो देखिए इधर सब टाइपिंग नहीं किया गया है या कोई इंटरनेट मॉडल नहीं है, बल्कि डायरेक्ट एग्जाम हॉल का पेपर है, सिंपल पेपर है दोस्तों, सेम टू सेम इसी तरह से पूछेगा। आगे है दोस्तों कि सामान्य गर्भ की पहली गतिशीलता गर्भाशय की किस माह में देखी जाती है? कौन सा माह में देखा जाता है दोस्तों? तो 11 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी क्या? 5वां माह में। क्या बोला? देखिए यहाँ सही से समझिए कि क्या बोला, गर्भ की पहली गतिशीलता गर्भाशय के किस माह में देखा जाता है। मतलब क्या बोला कि दोनों महिलाएं क्या है, गर्भवती है या क्या बोलते हैं उनको प्रेग्नेंट है, उसका जो मतलब कि गतिशीलता देखा जाता है, मतलब संभावना देखा जाता है कौन सा माह में? तो 5वां माह में अधिक देखने को मिलता है कि हाँ मतलब कि ये प्रेग्नेंट है या गर्भवती महिलाएं हैं। आगे देखिए दोस्तों 12वां क्वेश्चन क्या बोला कि पुरुषों द्वारा अस्थायी तौर पर गर्भाशय रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीका का प्रयोग होता है? कौन सा? किसमें बोला? पुरुषों को। तो पुरुषों को बता दो दोस्तों को 12 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो गया ऑप्शन ए था नसबंदी। मतलब उनको इंग्लिश में क्या बोला था? तो इंग्लिश में बोला था वेसेक्टोगेमी। लिख देते हैं वेसेक्टोगेमी बोला जाता है, समझे? अगर नसबंदी नहीं रहेगा तो क्या बोलिएगा? वेसेक्टोगेमी दिया हुआ रहेगा। तो पुरुषों की नसबंदी को क्या बोला है? वेसेक्टोगेमी देता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं था, इटोवेक्टोगेमी था, लेकिन यह नहीं होगा। वेसेक्टोगेमी होता है तो राइट आंसर ऑप्शन वेसेक्टोगेमी मारिएगा, या नहीं रहेगा तो डायरेक्ट मार दीजिएगा नसबंदी। चलिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन क्या बोला था? 13वां में बोला कि निम्न में से कौन है जो यौन संचालित रोग पूर्णतः उत्पादन होता है? मतलब कौन सा ऐसा रोग है जो यौन से संचालित होता है, समझे ना? तो 13 का राइट आंसर हो गया। यौन में समझते हैं ना आप लोग, सिफिलिस। क्या? सिफिलिस है, एड्स है, कुछ भी, लेकिन इसमें जो मुख्य में आएगा ना, मुख्य में आएगा कौन? सिफिलिस आएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। सिफिलिस हो गया, एड्स हो गया, गोनोरिया हो गया, सब क्या होता है? यौन संचालित रोग होता है, समझे ना? क्या हो गया यहाँ दोस्तों? सिफिलिस हो गया। आगे चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन में दोस्तों
देखिए हिंदी, चलिए कभी कभी देखिए दोनों भी बताने पड़ता है। आगे बोल रहा है कि इगुमनज या प्रारंभिक कूट के फैलोपी नलिकाओं में स्थानांतरण को क्या कहते हैं, क्या फैलोपी नलिकाओं में स्थानांतरण को क्या कहते हैं दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, ZIFT, ZIFT क्या बोलता है, ZIFT, गिफ्ट के रूप में बोला जाता है, समझे। राइट में क्या होगा, ZIFT दोस्तों। चलिए आगे चलिए, देखिए कहाँ दिया गया, ऑप्शन सी में बोला ZIFT, समझे। आगे चलते हैं दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन में इस प्रकार से दिया गया है कि मेंडल द्वारा संपादित एकल संकर क्रॉस का F2 जीनोटॉप अनुपात का, क्या F2 का जीनोटॉपिक अनुपात क्या है दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया 1:1, क्या है 1:2:1। किसका बोला, तो F2 संतति का जीनोटाइप पूछ रहा किसने, तो मेंडल द्वारा जो संपादित किया गया था उसका पूछ रहा था। आगे चलिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, आगे बढ़कर निम्नलिखित में से कौन सा कथन फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में असत्य है, क्या फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में मतलब क्या असत्य, मतलब क्या गलत है, तो कौन सा दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात क्या फिनाइल एलेमिन एवं फिनाइल पाइरुवेट की उच्च सांद्रता, ये क्या है बिल्कुल गलत है, क्या ये बिल्कुल गलत दिया गया है, वही गलत का हम लोग का पूछ रहा था, इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा ना वो वही वाला हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, क्या बोल रहा है कि मेंडल के अनुसार कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप में जनक से क्या बोल रहा संतति को युग्मकों के माध्यम से उत्तरोत्तर पीढ़ियों में अग्रसित होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें क्या, मतलब कि एक प्रकार से परिभाषा दिया गया, डिफिनेशन दिया गया है, तो किसका डिफिनेशन दिया गया है वही पूछ रहा है, तो कारक का डिफिनेशन दिया गया, किसका, कारक का डिफिनेशन दिया गया दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया, समझे न दिया गया, हाँ अकॉर्डिंग टू मिनरल शब्द। भाई हिंदी में इसलिए बता रहे हैं कि भाई जितना भी हम लोग बिहार बोर्ड से BSCB का है, तो इसलिए हिंदी में डायरेक्ट बता रहा हूँ, इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। अगर इंग्लिश में भी आप लोग को चाहिए तो कमेंट करेंगे कि सर अगला दिन से इंग्लिश में बनाइएगा या हिंदी, दोनों में बनाइएगा। आगे दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस में 100 नर प्रकार का लिंग निर्धारण क्रिया होता है, क्या एक्स और वो है जो क्या क्या है, नर है, नर प्रकार का लिंग मतलब कि पुरुष है, महिलाएं नहीं, किस में देखा जाएगा दोस्तों, तो 18 का राइट आंसर टीडा में, क्या टीडा एक कीट होता है जिसमें देखा जाएगा क्या 100 प्रकार का नर लिंग निर्धारण। आगे दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, चलिए क्वेश्चन तो करीब दोनों यहाँ पर ले ला रहे हैं, जो हिंदी में याद करेंगे जो हिंदी में देखेंगे, इंग्लिश में जो इंग्लिश में देखेंगे। आगे बढ़ रहा है, DNA के पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का आधार किसे माना जाता है, डीएनए का फुल फॉर्म पता है ना आप लोग का, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस एसिड, तो वही बोल रहा है कि DNA के पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का आधार किससे बना होता है, किससे बना होता है दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया सकरा फॉस्फेट से, किसका, सकरा फॉस्फेट से बना होता है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन देखिए, लाइव सभी बोल रहे थे, लाइव करने के लिए बोल रहे थे, तो लाइव हम इसलिए नहीं कर रहे ना कि भाई वीडियो पड़ा हुआ रहेगा, वीडियो में अति में तो कभी भी देख लेंगे, और अगर लाइव वीडियो रहेगा पड़ा हुआ उसमें तो एक बार देखने के बाद फिर बोलेंगे ये लाइव वीडियो है, इसमें टाइम पास हुआ है, ऐसे हुआ उससे हुआ, जिसके वजह से हम लाइव क्लासेस पे नहीं चला रहे हैं, अभी फिलहाल डायरेक्ट रिकॉर्डिंग वीडियो ही डाल रहे हैं, समझे। अगर लाइव चाहिए आप लोग को, क्या लाइव चाहिए प्रतिदिन आप लोग को, तो बहुत से कमेंट करेंगे भाई, कमेंट करेंगे, जिसकी वजह से टेलीग्राम पे या इस पे भी कमेंट करेंगे तो बहुत जल्द से चालू कर देंगे। आगे दिया गया दोस्तों कि सेंट्रल डोगमा मूल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, क्या सेंट्रल डोगमा मूल सिद्धांत को किसने सबसे पहले प्रतिपादित किया था दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया क्रीक ने, किसने, वाटसन तथा क्रीक देता है ना, तो वाटसन नहीं बल्कि सिर्फ क्रीक ने सेंट्रल डोगमा का प्रतिपादित किया था, राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। चलिए वाटसन भी गलत था, लेकिन वाटसन और क्रीक एक में रहता है, लेकिन अलग दिया गया तो डायरेक्ट आंसर हो गया सिर्फ क्रीक हो गया, न दिया के हो प्रूडेंट के सेंट्रल डोगमा था, किसने हो गया दोस्तों, तो क्रीक हो जाएगा। आगे दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन 21 में दिया गया है कि न्यूक्लियोसोम में उपस्थित प्रोटीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, क्या कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं। देखिए ऐसा क्वेश्चन जो भी आया है ना क्वेश्चन में, तो मैं सबसे पहले इसको हाईलाइट करता हूँ, किस लिए कि भाई बच्चे याद करके जाते हैं, मतलब कि है लेकिन वहाँ नहीं देता है, और एग्जाम में से मिलाकर आते हैं, बोलते तो अरे यार मेरा तो एक गलती हो गया, एकदम गलती हो गया, इसलिए जो नहीं रहता उसको मैं सबसे पहले हाईलाइट कर देता हूँ। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, नहीं है तो नॉन हिस्टोन, क्या नॉन हिस्टोन हो जाएगा, क्या नॉन हिस्टोन उसमें उपस्थित नहीं रहता है। आगे दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, थोड़ा सा कलर चेंज कर ले, चलिए थोड़ा सा अगला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया दोस्तों, क्या बोल रहा है कि रूपांतरित सिद्धांत का जीव रासायनिक प्रकृति का पता किसके द्वारा लगाया गया था। सबसे पहले दोस्तों किसके द्वारा लगाया गया था, तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन सी, एबेरी, मैक्लियोड एवं मैककॉर्टी के द्वारा लगाया गया था दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी। इसको याद करिए, चलिए इसको ऊपर कर दिए, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में याद कर लीजिएगा आप लोग।
आगे चलते दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से आरएनए के बारे में गलत कथन क्या है। आरएनए के बारे में गलत कथन इनमें से क्या है, कौन सा है जो आरएनए के पर मतलब के सूट नहीं कर रहा है। तो राइट आंसर हो गया दोस्तों, क्या दिया गया है, इसको गलत कथन यह है कि आरएनए के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में 2OH समूह की उपस्थिति आरएनए को स्थापित क्या दिया गया, संबोध दिया था, थोड़ी इसको हटा देते हैं, क्या दिया गया है, अस्थायित्व देता, क्या देता है, अस्थायित्व देता है। क्या दिया गया, बिल्कुल आरएनए के बारे में गलत दिया गया था, लेकिन यहाँ गलत ही पूछ रहा था, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार से देखिए, आप तो भाई टाइम पास भी नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, डायरेक्ट ठोक डाल रहे हैं, मतलब कि बहुत कम। ऐसा भी आप लोग को पता होना चाहिए कि इस चैनल पर जितना भी क्वेश्चन बताया जाता है, पैसा कम माल ज्यादा, मतलब टाइम कम और क्वेश्चन ज्यादा बताया जाता है। देखिए ना अभी कितना मिनट हुआ, मात्र इतना ही मिनट में कितना पहुंच गया हम लोग, 24 क्वेश्चन पे पहुंच गए। आगे बोल रहा कि डीएनए प्रतिकृति में एक क्या बोले, लड़ी का असंतत प्रतिकृति होती है, जिससे खंडों में कौन सा जोड़ता है, जिस खंड में मतलब कि कौन ऐड करता है, कौन जोड़ता है दोस्तों, तो राइट आंसर होगा डीएनए का लाइगेज। कौन, डीएनए का लाइगेज है जो जोड़ पाता है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे दिया गया दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन क्या बोला 25 में, आरएनए पॉलीमरेज तृतीय, इसको क्या बोलेंगे, आरएनए पॉलीमरेज तृतीय किसके संश्लेषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्या उत्तरदायी, देखिए ऊपर से 1 से 25 तक आ गया, अभी तक नहीं वाला क्वेश्चन करीब 5 से 6 को मिल गया है, इसलिए नहीं वाला क्वेश्चन को आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, समझे। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ अंत तक जरूर देखिएगा, अंत तक जरूर देखिए, इसी के लिए बोलते हैं। तो 25 का राइट आंसर दोस्तों वो हो गया ऑप्शन ए का एन, क्या बोल रहा है, HNRNA विसमांगी केंद्रीय आरएनए होगा, क्या विसमांगी केंद्रीय आरएनए है जो उसमें उत्तरदायी नहीं होता है। फुल देखिए, हाफ देखने के लिए इस नहीं बोलते हैं कि अधितल गगरी छलका, थोड़ा सा जान लेंगे और आप छलकत चलेंगे, इसलिए अधितल गगरी छलका जाए वाला हिसाब ना हो, इसलिए अंत तक देखेंगे और पूर्ण जानकारी रखेंगे कि क्या कहाँ को कैसे हुआ है। सो चलिए आगे है कि दमनकारी प्रोटीन लैक ओपेरोन में कहाँ बनता है, क्या दमनकारी प्रोटीन है जो लैक ओपेरोन में दोस्तों कहाँ बन पाता है। तो 26 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो गया प्रचालक स्थल में, किसमें, प्रचालक स्थल में जो दमनकारी प्रोटीन है जो लैक ओपेरोन में कहाँ बनता है, तो प्रचालक इस स्थल में बंध पाता है, राइट आंसर ऑप्शन ये होगा। आगे दिया गया है दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन 27 में बोल रहा है कि समजातीय संरचनाएं किस प्रकार का विकास दिखाती है, क्या समजातीय संरचना जो किस प्रकार का विकास मतलब किस प्रकार का डेवलपमेंट दिखाता है, अपसारी के रूप में या अभिसारी के रूप में या समानांतर के रूप में या साल्टेरी के रूप में। तो 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो हो गया क्या, ऑप्शन ए हो गया अपसारी विकास के रूप में, क्या अपसारी विकास के रूप में समजातीय संरचना प्रदर्शित करता है या दिखाता है। आगे दिया गया दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया, बहुत ही लाजवाब, कि निम्नलिखित में से कौन समष्टि में अलील आवृत्तियों में परिवर्तन लाता है, कौन अलील आवृत्तियों में परिवर्तन लाता है, कौन है दोस्तों, उत्परिवर्तन है या जीन प्रवाह है या अनुवांशिक विचलन है या उपयुक्त सभी है। तो 28 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो गया ऑप्शन डी था, इनमें से सभी, क्या कि समष्टि में अलील आवृत्तियों में परिवर्तन कौन कौन लाता है, तो उत्परिवर्तन भी लाएगा, जीन प्रवाह भी लाएगा, अनुवांशिक विचलन भी लाएगा, इसलिए जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी हो गया, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे दोस्तों आपका अगला जो 29 में बोल रहा है कि निम्न में से कौन प्रारंभिक कूट है, क्या कौन सा प्रारंभिक कूट के अंतर्गत आएगा, ये सब के तो नाम पहले ही बताया है ना, AUG, EUG या UGA, सभी का नाम पहले बता दिया गया। ए से क्या हो गया एडेनिन, यू से क्या हो गया यूरेसिल और जी से क्या हो गया गुआनिन, समझे, ये सब का पूरा का हम नाम बता दिया। तो 29 का जो राइट आंसर हो गया, चलिए यही वाला हो गया AUG, एडेनिन यूरेसिल गुआनिन, क्या है प्रारंभिक कूट के अंतर्गत आता है, राइट आंसर ऑप्शन ये हो गया। समझे, यहाँ भी वही दिया गया कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशियल कोडन, इनिशियल कोडन कौन हो गया दोस्तों, तो इनिशियल कोडन के अंतर्गत जो आ जाएगा वो हो गया क्या, तो ऑप्शन ये हो गया AUG, क्या AUG हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार से, और आपको तो हम गर्दा कर देना आपकी, समझे, टॉप 10 में नाम ले आना किसी तरह से, मतलब कि लगा दे पानी में आग जवानी उसे कहते हैं, और ले आए टॉप 10 में नाम, ऑनलाइन की कहानी उसे कहते हैं, क्योंकि भाई आप लोग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों कर रहे हैं तो कुछ तो अलग होना चाहिए ना, इसीलिए सभी को वादा करिए कमेंट करके, हाँ सर आपकी टॉप 10 में नाम ले आएंगे, कमेंट जरूर करेंगे कि टॉप 10 में नाम ले आएंगे जरूर, समझें, क्योंकि इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, तो आप लोग भी मेहनत करिए एकदम खामोशी से, वही मेहनत इतना खामोशी से करिए कि सफलता शोर मचा दे, समझे ना। चलिए आगे दिया गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी जीवाणु द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा फैलने वाला बीमारी इनमें से कौन है, टाइफाइड है, मलेरिया है या कोरोना है या दाद। देखिए कोरोना का ऑप्शन अब आने लगा, क्यों, क्योंकि अभी जस्ट ही और कोरोना खत्म हुआ है, तो क्या होगा दोस्तों, जीवाणु द्वारा कौन फैला था, तो टाइफाइड, क्या टाइफाइड, और टाइफाइड में कौन सा परीक्षण किया था, तो टाइफाइड में विडाल टेस्ट किया था, क्या
बिडाल टेस्ट परीक्षण, चलिए यहाँ लीजिए क्या बिडाल परीक्षण किया था बिडाल किसमें, तो टाइफाइड में, मतलब कि बहुत दिन से हो चुका है टाइफाइड और पता नहीं चला, तो उसमें कौन सा टेस्ट करवाएंगे, तो बिडाल परीक्षण बिडाल टेस्ट करवाएंगे, समझे ना। आगे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया 31 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आरएनए दूत क्या बोल रहा आरएनए दूत आरएनए का पूर्ववर्ती है। अच्छा पूर्ववर्ती है मतलब उससे पहले का है दोस्तों, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी का विषमांगी केंद्रीय आरएनए, क्या विषमांगी केंद्रीय आरएनए। यहाँ भी वही दिया गया कि बीच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए इज प्रीक्यूर्सर ऑफ द मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए कौन हो गया, तो ऑप्शन सी हो गया, समझे विषमांगी केंद्रीय आरएनए। आगे दिया गया दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन बोला 32 में कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका रोगाणुओं का भक्षण नहीं करता, क्या रोगाणुओं का भक्षण नहीं करता है, कौन है जो भक्षण नहीं कर पाएगा, तो राइट आंसर हो गया आरबीसी, क्या आरबीसी क्या लिखा गया आरबीसी, मतलब कि रेड ब्लड कार्पलासाल्स बोला था या रेड ब्लड सर्कुलेशन बोला जाता है, समझे। तो दो तो यही है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सर्कुलेशन, लेकिन यहाँ आ गया आरबीसी। आगे दिया गया दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रतिरक्षी अणुओं के बारे में असत्य कथन कौन सा, क्या प्रतिरक्षी अणुओं के बारे में असत्य कथन कौन है, तो राइट आंसर हो गया कि प्रतिरक्षी अणुओं में 2 लघु एवं 2 दीर्घ श्रृंखलाएं देखने को मिलती है, क्या कि परिवर्ती में बोल रहा है, तो प्रतिवर्ती अणु में 2 लघु मतलब छोटा और 2 दीर्घ मतलब 2 को बड़ा श्रृंखला देखने को मिलता है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन पे देखिए, कोई भी समस्या आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी दिक्कत हो रहा है, तो आप कमेंट जरूर करेंगे कि सर मेरा ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है या ये त्रुटि है। आगे दिया गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन पौधा मॉर्फिन का स्रोत है, मॉर्फिन के द्वारा मतलब कौन प्राप्त किया जाता है, किसका स्रोत है मॉर्फिन का, तो कौन हो गया पाइपेवर सोमनिफेरस, क्या पाइपेवर सोमनिफेरस है जो क्या है, तो मॉर्फिन का महत्वपूर्ण स्रोत है। यहाँ भी वही है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज द सोर्स ऑफ द मॉर्फिन, तो कौन हो गया पाइपेवर सोमनिफेरस। आगे दिया गया दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस बीमारी का संक्रमण रूप जीवाणुज है, मतलब जीवाणु के द्वारा कौन सा उत्पन्न होता है, तो क्या हो गया मलेरिया, पीछे क्या देखें विषाणु, यहाँ क्या हो गया मलेरिया, समझे। ये भी वही है इन्फेक्ट स्टेज ऑफ द बीच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज का कौन हो गया मलेरिया, समझे। आगे है आपका अगला क्वेश्चन 36 में पर निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग स्वीस चीज तैयार करने में किया, स्वीस चीज तैयार करने में किया जाता, तो किसको किया जाता दोस्तों, तो प्रोपियोनो बैक्टीरिया सरमनाई, क्या प्रोपिनियो बैक्टीरिया सरमनाई का प्रयोग किया था स्वीस चीज बनाने में, स्वीस चीज, समझे। आगे चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है क्या बल्कि उन्होंने स्थापित किया कि किन्होंने स्थापित किया कि पेनिसिलिन एक प्रभावशाली प्रतिजैविक एंटीबायोटिक है, मतलब कौन सा ऐसा वैज्ञानिक थे जो सबसे पहले पेनिसिलिन का ये मतलब का स्थापित कर दिया कि ये क्या है प्रभावशाली प्रतिजैविक एंटीबायोटिक है, किसने किया था दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, कहा सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही खोज किया था, सबसे राइट क्या हो गया ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन निरोप का अस्वीकृत करता, क्या निरोप का अस्वीकृत करता दोस्तों, तो राइट आंसर कोशिकीय रोध, क्या कोशिकीय रोध है। ये भी वही दिया गया है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग रिजेक्ट ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट, तो क्या है दोस्तों सेलुलर बैरिज, क्या बोलेंगे सेलुलर बैरिज बोलेंगे, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। मतलब इंग्लिश में इस प्रकार से और हिंदी में इस प्रकार से, तो जो आपको सुविधा लगे एकदम वो वाला, क्योंकि एग्जाम में भी वही होता है, अगर हमको हिंदी में मारना रहता है तो हिंदी में मारते हैं, अगर इंग्लिश में मारना रहता है तो डायरेक्ट इंग्लिश में ठोकते हैं। क्या दिया गया है कि एटलस 66 का संबंध निम्नलिखित में से किस फसल से, कौन सा फसल से, भाई एटलस तो एक प्रकार का साइकिल होता था, क्या एक प्रकार का हम लोग ना उस समय जमाना क्या एटलस एक प्रकार हम लोग साइकिल से खरीदते थे, एटलस साइकिल, एटलस हो गया एवन हो गया, ये सब क्या साइकिल होता है, लेकिन इसमें फसल से दिया गया दोस्तों, तो 39 का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया गेहूं, क्या एटलस 66 किससे संबंधित है, तो गेहूं से संबंधित है, ये सब बीज भंडार में ऐसा संबंधित रहता है, समझे। चलिए आगे चलते हैं, देखिए साइकिल ना होगा, साइकिल तो सिर्फ समझाने के लिए किए थे। आगे दिया गया तो 40 में कि एक ही नस्ल के अधिक निकट स्थलों में 4 से 6 पीढ़ियों का संगम होना क्या कहलाता, क्या 4 से 6 पीढ़ियों का संगम होना दोस्तों क्या कहलाता है, संकरण कहलाएगा या अंतः प्रजनन कहलाएगा या बही प्रजनन कहलाएगा या बही संकरण कहलाएगा, तो 40 का करेक्ट आंसर हो गया अंतः प्रजनन, क्या अंतः प्रजनन कहलाएगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन लग रहा है ना एकदम अलग अलग, क्योंकि भाई जो मॉडल पेपर से डायरेक्ट फोटो खींच के बताए हैं या और टाइपिंग करके हैंड से बताए हैं, वो से एकदम लग रहा है एकदम क्वेश्चन एकदम अलग है, एकदम समझे एकदम डिफरेंट है,
लेकिन सेम टू सेम इसी तरह से पूछेगा। आगे दिया गया है कि डीएनए पर किस प्रकार के अवयव होता है, डीएनए पर किस प्रकार के अवयव होता है दोस्तों, तो 41 का राइट आंसर हो गया ऋणावेश होता क्या, ऋणावेशित अवयव होता है किस पे, डीएनए पे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस एसिड पे, समझे। तो ऑप्शन नहीं हो गया राइट आंसर। आगे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 42 में बोल रहा है कि छालन क्या है, क्या छालन एक प्रकार का क्या है दोस्तों, तो छालन बता दो कि एक प्रकार का एगारोज जेल के टुकड़े से डीएनए के खंड को निकालना कहलाता है छालन। क्या एगारोज के जेल से टुकड़े से डीएनए के खंड को निकालना छालन कहलाता है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे है आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों 43 में इस प्रकार से दिया गया, क्या बोला कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से डीएनए खंड को जीवाणु में प्रवेश करता है, कौन सा ऐसा प्रक्रिया जिससे डीएनए खंड को जीवाणु में मतलब कि प्रवेश करा पाता है, तो 43 का राइट आंसर हो गया रूपांतरण। कौन सा है, रूपांतरण दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार से 44 में क्या हो रहा है कि जीवाणु कोशिका को डीएनए लेने हेतु सक्षम बनाने के लिए उसमें क्या किया जाता है, मतलब उसमें क्या कौन सा क्रिया किया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो गया कि जीवाणु कोशिका को द्विसंयोजन धरायन से क्या संशोधित कराया जाता है, क्या लिखा गया, संशोधित कराया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन ये हो गया। सेम टू सेम उसी तरह से इंग्लिश में भी दिया गया है, आप लोग इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं और मार सकते हैं। आगे दिया गया 45 में कि डीएनए के पृथक्करण में शोधित डीएनए का अवक्षेपण हेतु क्या मिलाता है, क्या डीएनए के का शोधित पृथक्करण करने के लिए डीएनए में क्या अवक्षेप मिलाया जाता है, तो 45 का राइट आंसर क्या, उसमें क्या मिलाएंगे दोस्तों, तो इथेनॉल मिलाया था, क्या इथेनॉल मिलाया था, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे है आपका अगला क्वेश्चन बोलो क्या बार पीबीआर 322 का पीबीआर 322 में प्रतिबंधित स्थल, क्या प्रतिबंधित स्थल बाम एच आई कहाँ पर होता, क्या कहाँ होता है, तो 46 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी का टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध जीन में, क्या टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध जीन में पीबीआर 332 से प्रतिबंधित संबंधित स्थल बाम एच आई उपस्थित होता है। आगे दोस्तों आपका अगला चित्र 47 में कि निम्नलिखित में से कौन पीबीआर 322 में वर्ण योग्य चित्रण, क्या वर्ण यौन चिन्ह के रूप में सूचित किया जाता है, तो 47 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी का ए और बी दोनों, मतलब क्या टेट आर जीन और क्या होगा बी में ये एमपीआर जीन दोनों है जो क्या पीबीआर 322 से संबंधित रखता है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता पीसीआर, क्या पीसीआर में नहीं होता, क्या पीसीआर में इसको क्या बोलता है पॉलिक क्लोराइड बोला था, क्या पीसीआर को पॉलिक क्लोराइड बोला था, किसका बोला कि इसमें किसको आवश्यकता नहीं किया जाता है, तो 48 का राइट आंसर हो गया क्या प्राइमर्स का, किसका प्राइमर्स का उसमें कोई भी सूचित नहीं किया था, राइट आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। आगे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार से बोले कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करने वाला यौगिक निम्नलिखित में से कौन है, कौन कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करने वाला यौगिक निम्नलिखित में से कौन है, तो 49 का राइट आंसर होगा कराई, क्या बोलो कराई 1AC एवं कराई 2AB द्वारा कूटबद्ध प्रोटीन है, इसमें क्या है तो कपास के मुकुल को नियंत्रित करने वाला यौगिक एक प्रकार का, समझे, तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे दोस्तों आगे बढ़ा कर निम्नलिखित में से कौन मानव प्रोटीन परजीवी गाय रोजी के दूध में उपस्थित है, देखिए ऐसा नहीं, पहले जो क्वेश्चन पढ़ते ऐसा नहीं पढ़ते डायरेक्ट उसका आंसर था क्या रोजी, लेकिन उसी को मिलाकर क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रोटीन परजीवी गाय रोजी के दूध में उपस्थित होता है, अच्छा रोजी के दूध में कौन सा उपस्थित होता है क्या प्रोटीन, तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का अल्फा लैक्टिव बूमिन, का अल्फा लैक्ट ए बूमिन उपस्थित रहता क्या रोजी के गाय में, गाय मतलब रोजी में, तो राइट क्या होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो गया। आगे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है क्या बोल के गोल्डन चावल निम्नलिखित में से किससे समृद्ध है, क्या गोल्डन चावल किससे समृद्ध है, विटामिन B1 से या विटामिन B2 से या विटामिन C से या विटामिन ए से, तो 51 का जो करेक्ट आंसर हो गया ना वो हो गया ऑप्शन ए से क्या विटामिन ए से, क्या गोल्डन चावल में किससे कौन सा विटामिन रहता है, तो विटामिन ए। इंग्लिश में भी वही दिया गया है कि गोल्डन राइस इज रिच इन बीच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कौन सा हो गया तो विटामिन ये हो गया ऑप्शन डी हो गया, मतलब इंग्लिश एंड हिंदी दोनों इक्वल है, तो आप जिसमें आपका सुविधा लगे जिसमें आप लोग याद करके मार सकते हैं। आगे दिया गया है 52 में कि निम्नलिखित में से कौन सा जीन जीएम पौधों का लाभ नहीं है, कौन सा जीन से मतलब कि कौन सा पौधों का लाभ नहीं पहुंच पाता है, तो 52 का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन डी के कायिक संकरण को आसान बनाना, क्या कायिक संकरण को आसान बनाना, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे दोस्तों आगे बढ़कर निम्नलिखित में से किस मानव रोग के लिए परजीवी नमूने उपलब्ध नहीं, का परजीवी नमूने उपलब्ध नहीं किया गया है, तो 53 का राइट आंसर हो गया क्या मलेरिया में, क्या मलेरिया में क्या बोल रहा है कि उसका बोल कर निम्नलिखित में से किस मानव रोग के लिए परजीवी नमूने उपलब्ध नहीं है, तो मलेरिया रोग के लिए, क्या मलेरिया के लिए उसमें कोई नमूना उपलब्ध नहीं किया गया है। सेम टू सेम उसी तरह से इंग्लिश में भी हो जाएगा। आगे दोस्तों
54 में कि निम्नलिखित में से किस किस्म पर 1977 में एक अमेरिकी कंपनी ने एकस्व अधिकार, क्या बोल रहा है, एकस्व अधिकार प्राप्त कर लिया था? कौन सा किस्म था जो अमेरिकी कंपनी का 1977 में एकस्व अधिकार प्राप्त कर लिया था? तो 54 का राइट आंसर हो गया दोस्तों बासमती की अर्धबौनी किस्म। बासमती किसका किस्म है दोस्तों? तो चावल का। क्या है किसका? तो चावल का है। तो कब? तो 1977 में एक अमेरिकी कंपनी था जो उस पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। किस पे? बासमती की अर्धबौनी किस्म पे, मतलब छोटा सा किस्म उसमें होता था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे दिया गया है और इसी तरह का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, मतलब घुमाने वाला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आनुवंशिक निर्मित इंसुलिन के बारे में असत्य है? मतलब क्या इंसुलिन के बारे में गलत कथन दिया गया है? तो कौन हो गया दोस्तों? तो थोड़ा सा और छोटा कर दें ताकि आप लोग का सही से दिखाई देवे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया श्रृंखला ए एवं श्रृंखला बी को हाइड्रोजन बंधनों से जोड़कर मानव इंसुलिन बनाया गया था। यही क्या गया इसमें असंतुलित, मतलब कि असत्य दिया गया है, ये गलत दिया गया है। और बाकी जो सही है ऑप्शन ए सही है, बी सही है, डी सही है, सी सही है, लेकिन डी बिल्कुल गलत दिया गया था। लेकिन वही हम लोग का गलत ही पूछ रहा था। चलिए आगे चलते हैं। आगे थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं। आगे दिया गया क्या? 56 में दिया गया है दोस्तों एक निम्नलिखित में से एम एस स्वामीनाथन का नाम जोड़ा गया था। अच्छा, जो वैज्ञानिक थे एम एस स्वामीनाथन, वो उनका नाम जो जोड़ा गया था वो किससे संबंधित था? तो राइट आंसर हो गया हरित क्रांति से। किससे? हरित क्रांति का जो उत्पादन किए थे सबसे पहले वो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन किए थे। और हरित क्रांति किसको बोलते हैं? तो गेहूं को बोलते हैं। किसको दोस्तों? गेहूं को बोलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया हरित क्रांति से संबंधित कौन? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। आगे दिया गया दोस्तों 57 में बोरा के निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य जीवों में अर्थात बायोम में शामिल नहीं है? क्या मुख्य जीवों में शामिल नहीं थे? कौन नहीं थे? तो 57 का राइट आंसर हो गया घास स्थल। क्या? घास स्थल जो उसमें शामिल उसको नहीं किया गया था। समझे? राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। इंग्लिश में भी वही है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इज मेंस बायोमास ऑफ इंडिया। तो कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन डी ग्रास एंड क्या गया? लैंड, मतलब स्थल। आगे दिया गया है 58 में कि जीव को तापमान की व्यापक सीमा को सहन कर सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उनको क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? पृथ्वीतापी। क्या? पृथ्वीतापी नहीं, बल्कि जो करेक्ट आंसर होगा तनुतापी। क्या बोला था? तनुतापी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया 59 में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि जनसंख्या का गुण नहीं? क्या? जनसंख्या का गुण के अंतर्गत नहीं आता? क्या? लिंग अनुपात होगा, या समष्टि घनत्व होगा, या जन्म दर हो जाएगा, या ऊर्जा प्रवाह हो गया? तो 59 का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन डी का ऊर्जा प्रवाह है, जो क्या जनसंख्या का गुण के अंतर्गत नहीं आता। क्या? ऊर्जा प्रवाह। समझे? आगे दिया गया दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया 60 में दिया गया, मात्र 10 क्वेश्चन और है। आगे दिया गया क्या कि 1920 में ऑस्ट्रेलिया में कौन से पौधों को लाने के बाद लाखों हेक्टेयर प्रक्षेप में तबाही मचा दिया गया था? कौन सा, मतलब कौन सा ऑस्ट्रेलिया का एक ऐसा पौधा था जिसको लाने के लिए लाखों हेक्टेयर में प्रक्षेप में क्या प्रक्षेत्र में तबाही मचा दिया था? किसको? नागफनी को, या पार्थेनियम को, या जलकुंभी को, या लैंटाना को? तो 60 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों नागफनी को। क्या? नागफनी का एक पौधा था जो 1920 में इसको क्या काटने या लाने के लिए 1920 में ऑस्ट्रेलिया के मतलब कि एक प्रकार का लाखों हेक्टेयर का प्रक्षेत्र में तबाही मचा दिया था। राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे है आपका अगला क्वेश्चन बोल रहा है स्पर्धी क्या स्पर्धी अपवर्जन नियम किसने प्रस्तावित किन्होंने मतलब कि प्रतिपादित या संस्थापित किया था? तो 61 का राइट आंसर होगा दोस्तों गॉस ने। किसने? गॉस थ्योरम आप लोग फिजिक्स में या मैथ में भी पढ़े होंगे, तो इसलिए बायोलॉजी में भी आगे क्या किसने सबसे पहले गॉस ने स्पर्धी स्पंदन नियम का प्रतिपादित किए थे। आगे है दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है क्या बोल रहा निम्नलिखित में से कौन सहोपकारिता का उदाहरण नहीं? क्या सहोपकारिता का उदाहरण नहीं है दोस्तों? कौन नहीं हो गया? तो 62 का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन ए का बागुला एवं चारण पशु। बागुला एवं मतलब चरने वाला जो पशु है वो सहोपकारिता का उदाहरण नहीं आ गया। देखिए अभी कितना है 62 है, जितना में नहीं के अंतर्गत कितना कम से कम आ गया, तो 12 से 15 क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें नहीं लगाकर पूछा गया है। और यही वाला क्वेश्चन एग्जाम में कन्फ्यूज होकर स्टूडेंट रूम पर आकर मिलाते हैं और बोलते हैं कि मेरा गलती हो गया। इसलिए जितना भी मैं ऐसा क्वेश्चन बताया हूँ नहीं जहाँ है वहाँ मैं सबसे पहले हाईलाइट कर दिया हूँ, इसलिए आप लोग से भी अनुरोध है कि उसको एक बार कन्फर्म रूप से याद कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 63 में कि निम्नलिखित में से किस पक्षी में अंड परजीविता दिखते? क्या अंड परजीविता कौन सा पक्षी में दिखाई देता है? गोरैया में, या कबूतर में, या कोयल में, या मुर्गी में? तो 63 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कोयल में। क्या? कोयल में अंड का उसमें जो परजीविता दिखाई देता है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा क्या कोयल। कोयल।
आगे है दोस्तों आपका अगला के 64 में क्या दिया गया है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत दिया गया, सही है उसको नहीं पूछ रहा है, जो गलत है उसको पूछ रहा है कौन सा कथन गलत दिया गया है। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा छोटा कदर है। तो बताओ दोस्तों कि इसका जो गलत कथन दिया गया है वो हो गया ऑप्शन बी का ऊर्जा का प्रवाह वृत्तीय होता है। क्या ऊर्जा का प्रवाह वृत्तीय नहीं होता है, समझे, इसलिए इसमें क्या गलती दिया गया। ऊर्जा का जो प्रवाह होता है सदा एक दिशीय होता है। आगे दिया गया दोस्तों 65 में क्या बोल रहा है कि भारत में आम की कितने किस्में पाया जाता है। क्या मैंगो, किसको, मैंगो, मैंगो का कितना किस्म है जो भारत में पाया जाता है। तो 65 का राइट आंसर कितना, 1000 से अधिक, क्या 1000 से ज्यादा है जो आम का प्रजाति किस्म है जो भारत में पाया जाता है। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो गया। आगे है आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला वर्ग IUCN का यहाँ लिख देते हैं, IUCN यहाँ लिखा गया। IUCN के अनुसार पृथ्वी पर जंतु एवं पादपों की प्रजातियों की कुल संख्या कितना, क्या जंतु बोल रहा है और पादप मतलब पेड़ पौधे की प्रजातियों का कुल संख्या कितना है दोस्तों। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी का 7 मिलियन। क्या कम से कम लगभग में कितना है दोस्तों, 7 मिलियन, मतलब उससे ज़्यादा भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है। आगे दिया गया दोस्तों 67 में कि क्या बोल रहा है, टीलमैन के प्रयोगों द्वारा, टीलमैन के प्रयोगों का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। मतलब टीलमैन एक वैज्ञानिक थे, वो जो प्रयोग किए थे उसको संबंध कौन सा और कौन सा प्रयोग से है। तो 67 का राइट आंसर होगा दोस्तों जातीय विविधता का पारितंत्र में महत्व। क्या वो जो प्रयोग किए थे उसका जो संबंध है वो किससे, तो जातीय विविधता का पारितंत्र में उसको बहुत ही महत्व, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। आगे चलते हैं, अगला कितने दोस्तों कि बोला कि अस्टीलर समुद्री गाय, क्या अस्टीलर समुद्री गाय के विलोपन का मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है दोस्तों। तो राइट आंसर हो गया अति दोहन। क्या अति दोहन उसका मुख्य कारण हो गया, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है 69 में दोस्तों उत्प्रेरक परिवर्धक में निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं लगा होता। चलिए फिर से कितना आ गया, नहीं लगा होता है। तो कौन नहीं लगा रहता दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया पोलोनियम। कौन, पोलोनियम उसमें संबंधित नहीं रहता, मतलब कि नहीं लगा रहता। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। आगे है और आज का ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ से सब्जेक्टिव स्टार्ट होगा। बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कीटनाशक मतलब कि पीड़ानाशी के प्रयोग में असत्य है। पीड़ानाशी के रूप में मतलब कि नहीं लाया जाता, असत्य है, गलत है। तो 70 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी असत्य। क्या अलक्ष्य जीवों की हानि नहीं, क्या अलक्ष्य जीवों को हानि नहीं। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो गया। यहाँ से अब ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। आप देखिए सब्जेक्टिव किस तरह से पूछता है एग्जाम हॉल में, उस सेक्शन ए था, अब सेक्शन बी में देखिए यहाँ से सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है। यहाँ अति लघु दिया गया, इसमें कितना टोटल 20 क्वेश्चन है, जिसमें से कितना 10 को बनाना है, 2 मार्क्स का है। तो डायरेक्ट कितना मिल जाएगा दोस्तों, 20 मार्क्स। देखिए यहाँ लिया गया, देखिए क्वेश्चन खाली देखिए, वो नहीं देखिए क्वेश्चन, देखिए कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। क्या बोल रहा है कि कायिक प्रवर्धन का क्या महत्व है। आप लोग इसको याद कर लेंगे किसी भी बुक से कि कायिक प्रवर्धन क्या है। आगे दिया गया कि भ्रूणपोष क्या है, इसमें कौन कौन से प्रकार है, मतलब भ्रूणपोष का प्रकार कौन कौन सा है। आगे देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सर्टोली कोशिकाओं एवं लीडी कोशिकाओं का काम क्या है। आगे है कि IUDS गर्भधारण को कैसे रोकता है। मतलब ये सब क्वेश्चन बहुत ही लॉलीपॉप है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद करेंगे। आगे कि सह प्रभाविता क्या है, उदाहरण की सहायता से संक्षिप्त व्याख्या करें। आगे है कि वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत क्या है, ऐसा पढ़ाया गया है। आप लोग एक बार सिर्फ रटने की जरूरत है, आप लोग रट जाइए एग्जाम में 1 फरवरी से वो हेलने से पहले। आगे दिया गया कि हीमोफीलिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो ये भी पूछने वाली बात है भाई, हीमोफीलिया में क्या होता है, तो जब रक्त बहना चालू करता है ना तो बंद ही नहीं होता, मतलब कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है हीमोफीलिया। आगे दिया गया दोस्तों कि न्यूक्लियोसोम की संरचना की क्या व्याख्या करना है। न्यूक्लियोसोम का मतलब एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम। आगे है संस्थापक प्रभाव क्या है। इसी तरह से आगे देखिए, थोड़ा सा छोड़ा कर रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख लेंगे पूरा, क्योंकि ज़्यादा बताने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। स्क्रीनशॉट कर लेंगे, याद कर लेंगे। आप देखते हैं हम लोग 5 मार्क्स का देखते हैं, कितना 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो बहुत ही लाजवाब है। क्या बोल दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया गया 21 से 26 तक। तो 3 को कितना दिया गया दोस्तों, 6 को दिया गया है सब दीर्घ उत्तरीय 5 मार्क्स का, जिसमें से 3 को बनाना 3 × 5 अर्थात 15 मार्क्स का। यही वाला नंबर उठाने में ज़्यादा काम करता है। देखिए दिया गया है, बोला ग्रीन हाउस प्रभाव को परिभाषित करें। और दिया गया है कि ग्रीन हाउस गैसों के नाम लिखे एवं भूमंडलीय उष्मायन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। मतलब कि ग्रीन हाउस प्रभाव को सिर्फ परिभाषा देंगे तो मात्र कितना मिलेगा, तो मात्र उसमें 1 से 2 मार्क्स मिलेगा। और यहाँ इसका लिखेंगे तो फिर 2 मार्क्स 5 मार्क्स, और उसका संक्षिप्त टिप्पणी एक प्रकार का लिख देंगे तो तब संक्षिप्त रूप में 5 मार्क्स देगा। मतलब कि कम से कम 1 पेज रहता है ना इस प्रकार से पेज, तो ए साइड और ए साइड दोनों साइड भरा भरा रहेगा, तब कम से कम 5 मार्क्स देगा, समझे। आगे दिया गया है
कि निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देना है। ये भी 5 मार्क्स में है। ऊर्जा प्रवाह क्या है, ORI क्या है। आगे संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए बोल रहा है। वेक्टर के रूप में प्लाज्मिड या परजीवी गाय रोजी के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का वर्णन करने के लिए बोल रहा है। आगे है ओपरोन मॉडल क्या है, लैक ओपरोन का वर्णन करें। सब 5 मार्क्स का हीरो क्वेश्चन है। आगे क्या आगे निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी है। उलबेधन पर लिखना है या आवृतबीजी पौधों में नर युग्मकोद्भिद का विकास का उसमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो समझ गए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव देख लिए, 2 मार्क्स का देख लिए एंड 5 मार्क्स का देख लिए। तो ऐसा कि जो ना एग्जाम हॉल में से छूट कर नहीं आना चाहिए, समझे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप एग्जाम हॉल में से छूट कर भी नहीं आ सकता है। और एक अवश्य सूचना कि फिर से सूचित कर रहे हैं कि PDF के लिए क्या PDF या 12 के जो सबसे पहले लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, समझे। या कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर देंगे, उसका रिप्लाई बहुत जल्द कर दिया जाएगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट के लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना आप लोग नहीं भूलेगा दोस्तों, क्योंकि भाई इसी में आप लोग कंजूसी बहुत ज़्यादा करते हैं, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करने में। तो चलिए, मैं हूं आपका दोस्त, आपका प्यारा सा साथी भाई STN। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में अगले सब्जेक्ट के साथ, वही जोश और वही जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।